हेलो माय डियर फ्रेंड, आज से आपके लिए रेगुलर मैथ और फिजिक्स का वीडियो आने वाला है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हो गया था, इसलिए आपका वीडियो इतना दिन से डिले हो गया, देरी हो गया, आ नहीं रहा था। तो आज से आपके लिए मैथ और फिजिक्स का वीडियो डेली आएगा। तो बस आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका भाई अब रेगुलर आपके लिए पढ़ाने आएगा और अच्छे यानी कंसेप्ट से पढ़ाएगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक नए अंदाज में मैं लेकर आने वाला हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर और स्केलर यानी सदिश और अदिश के बारे में, यानी सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। मैंने उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यानी उसका जो भी जानकारी होता है मैंने आपको बता दिया था। और उसी सदिश में मैंने यह भी बताया था आपको कि एकांक सदिश क्या होता है और लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। तो थोड़ा मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूँ, तो फिर चलेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एकांक सदिश। तो देखिए, इसका नाम में है एकांक सदिश। एकांक यानी एक, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश को देखिए, यदि आप किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं एकांक सदिश को, यदि मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, यदि आप इसको एकांक सदिश से सूचित करना चाहते हैं तो आप इसी ए को स्मॉल में लिखेंगे और इसके ऊपर यह कैप लगा देंगे, तो यह सदिश का यह क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में यह तो मैंने बता दिया था कि एकांक सदिश निकलता कैसे है और क्या होता है। तो अब देखिए, अब चलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, यानी लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। तो देखिए, पहले आप फिगर समझिए यहाँ पर। तो आप लोग जानते होंगे कि अक्ष कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। और यह तीनों अक्ष जो होते हैं यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं। यानी देखिए, एक्स अक्ष यह है और वाई अक्ष यह है, तो इन दोनों के बीच जो हमारा कोण बनता है वो कितना का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और एक्स और जेड के बीच भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है और वाई और जेड के बीच भी हमारा कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यानी कहेंगे कि जो हमारा तीनों अक्ष होता है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। तो यह तो हो गया अक्ष। तो अब कहेंगे लंबकोणीय सदिश होता क्या है। देखिए, बस यही में सारा राज हमारा छिपा हुआ है। तो देखिए, जो हमारा यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष और जो यह हमारा यह जेड अक्ष है, तो देखिए एक ऐसा सदिश होता है, यानी एक ऐसा सदिश जो यह तीनों अक्ष यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों की जो डायरेक्शन बताता है उसी सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश कहेंगे। देखिए, एक्स अक्ष की डायरेक्शन बताता है हमारा आई कैप, ठीक है, और वाई अक्ष का डायरेक्शन बताता है हमारा जे कैप और जेड अक्ष का डायरेक्शन क्या बताता है हमारा के कैप। तो देख रहे हैं, एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताता है आई कैप, वाई अक्ष का डायरेक्शन जेड कैप और जेड अक्ष का के कैप। तो इन्हीं तीनों सदिश को यानी आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं तीनों सदिश को हम लोग कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। तो देखिए, लंबकोणीय एकांक सदिश कितने हो गए, आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी लंबकोणीय एकांक सदिश कितने हैं, 3 हैं। और इन तीनों का काम क्या है कि यह अपने अक्ष का डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो यह तो हो गया। अब देखिए, आपसे एग्जाम में यानी ऐसे ही पूछ सकता है कि आई कैप का मापांक कितना होगा। तो मैंने क्या बताया कि आई कैप, देख रहे हैं ऊपर क्या लगा है, कैप लगा है। तो किसी भी सदिश के ऊपर यदि कैप लग जाता है तो आपको वहीं पर समझ जाना है कि वह एकांक सदिश है। यदि आई कैप का आपसे परिमाण पूछता है तो उसका परिमाण 1 होगा, क्योंकि आई कैप क्या है, हमारा एकांक सदिश है। यानी आप इसको ऐसे यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि आई कैप मॉड जे कैप
के कैप, इसका मापांक कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यह तीनों क्या है? लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं। और एकांक सदिश का मतलब वही होता है कि जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो यह तो हो गया लंबकोणीय सदिश के बारे में जानकारी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसी सदिश का द्विविमीय वियोजन। तो आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि द्विविमीय क्या होता है और त्रिविमीय क्या होता है। द्विविमीय यानी इसको हम लोग 2D कहते हैं और त्रिविमीय को हम लोग क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। तो देखिए 2D यानी देखिए अब समझिए कि हमारे अक्ष कितने होते हैं? अक्ष 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यदि आप इन तीनों अक्ष में से किसी 2 अक्ष को लेकर कोई कार्य करते हैं तो वह जो हमारा होगा कार्य जो 2D में काउंट होगा। यदि आप तीनों अक्ष को साथ लेकर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा 3D में काउंट किया जाता है। तो सिंपल यानी सिंपल इसका लैंग्वेज है समझाने का कि 2D यानी आप 2 अक्ष को साथ लेकर कोई कार्य करते हैं तो वह 2D में होगा। यदि आप 3 अक्ष को लेकर यानी कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा क्या होगा? 3D में काउंट किया जाएगा। तो अब आप समझिए कि द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। अब समझिए कि वियोजन यानी देख रहे हैं कि मैंने लिखा है वियोजन। वियोजन होता क्या है? तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज समझिए कि आप किसी भी यानी कोई वस्तु को जितने पार्ट में तोड़ते हैं, मान लीजिए कि यही कोई कलम है, इसको आप 2 पार्ट 3 पार्ट में तोड़ते हैं तो वह तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन। तो अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी सदिश का द्विविमीय वियोजन यानी हम कोई सदिश लेंगे और उसको 2 डायमेंशन यानी 2D में हम लोग उसको तोड़ेंगे और उसका क्या रूल और उसका क्या नियम होता है। अब समझिए, मैंने माना कि देखिए यह कोई हमारा वेक्टर क्या है? ए है। यह हमारा कोई वेक्टर ए है और इसको यानी तोड़ना है 2D में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए सबसे यह निचला भाग होता है इसको हम लोग मानेंगे मूल बिंदु और इसी को मूल बिंदु मानते हुए हम लोग इधर बनाएंगे एक्स अक्ष और ऊपर बनाएंगे वाई अक्ष। अब देखिए यह हमारा वेक्टर ए था और इसको जो सबसे निचला वाला पार्ट था यानी कहेंगे सबसे निचला वाला भाग, इसको मैंने मूल बिंदु मानकर इधर एक्स अक्ष और ऊपर वाई अक्ष मैंने बना दिया। तो अब देखिए इसको तोड़ने का क्या रूल और क्या कंसेप्ट होता है। मान लीजिए कि यह जो कोई वेक्टर है हमारा एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यह जो वेक्टर हमारा है एक्स अक्ष के साथ कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इस वेक्टर को हम लोग एक्स अक्ष पे तोड़ना है और वाई अक्ष पे तोड़ना है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस वेक्टर से एक्स अक्ष पर लंब डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट से इस एक्स अक्ष पर मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। और इसी बिंदु से मैं वाई अक्ष पर भी मैं लंब डाल देता हूं। हो गया। तो अब देखिए तोड़ने का क्या रूल होता है। यदि आप इस वेक्टर ए को एक्स अक्ष पे तोड़ेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे ए एक्स लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप उसको कितने भी पार्ट में तोड़िएगा तो उसका कोई डिनोट यानी कोई सिंबल होना चाहिए पहचानने का कि यह जो वेक्टर है एक्स अक्ष पे तोड़ा गया है और इसको वाई अक्ष पे इतना में तोड़ा गया है। तो देखिए वेक्टर ए है और इसको एक्स अक्ष पे तोड़ना है तो मैंने इसके नीचे क्या लगा? सापेक्ष में एक्स लगा दिया, क्योंकि पहचान में आना चाहिए कि जो हमारा ए है वह किस अक्ष पे तोड़ा गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स दिया है, क्योंकि यह पहचान में आएगा कि यह कहाँ का है? एक्स अक्ष पर का यह तोड़ा गया सदिश है। तो देखिए ए एक्स, इसका मान हम लोग डायरेक्ट देखिए कैसे लिखेंगे। जिस भी वेक्टर को आप लोग तोड़ना है तो आप इसको यहाँ ए लिखेंगे और यदि इसके साथ थीटा एंगल लगा रहता है, ध्यान सुनिएगा, यदि उसी वेक्टर के साथ और आपको जिस अक्ष पे तोड़ना है यदि उसके बीच थीटा एंगल बन रहा है तो आप उसी वेक्टर के साथ उस पर cos थीटा लगा देंगे। यानी कहने का मतलब ये तो आप लिखेंगे और थीटा यहाँ पर लगा हुआ है तो आप यहाँ लगा देंगे cos थीटा। तो आप यहाँ नाम भी लिख सकते हैं O P Q R।
देख रहे हैं ओपी का मान कितना आ गया, ए कॉस थीटा। तो अब देखिए पी क्यू का मान कितना होगा। देखिए एक सदिश का देखिए एक नियम होता है कि आप किसी भी सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन उसका दिशा यानी डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप इस पेन को ध्यान से देखिए, यह पेन का डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड है, ठीक है। तो मैं इस पेन को यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ और ऊपर भी रख सकता हूँ, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है इस साइड वह चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह जो हमारा y अक्ष है इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और जो इसका वैल्यू होगा मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देख रहे हैं दोनों का जो हमारा डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए जो दोनों का डायरेक्शन है वो हमारा ऊपर साइड ही जा रहा है। तो देखिए दिशा नहीं बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कि जो इसका वैल्यू होगा वह इसका वैल्यू होगा और जो इसका वैल्यू होगा वह इसका भी हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा का सामने वाला जो रहता है उसको हम लोग तोड़ते हैं ए वाई, देख रहे हैं यह वाई है तो इसको तोड़ेंगे तो ए वाई से डिनोट करेंगे। और इसको तोड़ने के लिए देखिए ए लगाइए और थीटा के सामने वाला जो भुजा रहता है वह साइन में टूटता है और जो थीटा में लगा रहता है वह कोस में टूटता है। देख रहे हैं जो थीटा के सामने है तो यह किस में टूटेगा, साइन में टूटेगा। तो देख रहे हैं ए एक्स का मान आ गया ए कोस थीटा और ए वाई का मान कितना आ गया, ए साइन थीटा आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ओ पी का मान कितना आ गया, ए एक्स था और ए एक्स का मान कितना है, ए कोस थीटा। और ओ क्यू नहीं पी क्यू है, पी क्यू का मान कितना है, ए वाई और ए वाई का मान कितना है, ए साइन थीटा। तो आप लोग कहेंगे कि मैंने तो पी क्यू पे तोड़ा, वाई अक्ष पे मैंने नहीं तोड़ा। तो मैंने क्या बताया, देखिए यह जो पी क्यू है हमारा किधर जा रहा है, इधर, और जो हमारा ओ आर है वह भी कहाँ है, इधर है। तो हाँ जितना पी क्यू का मान होगा उतना ही ओ आर का मान होगा। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ कि ए वाई बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब आप इस ए एक्स कॉस जब आप इसको यहाँ भी ये वाला भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देख रहे हैं इसका भी जाने का डायरेक्शन इधर है और इसका भी जाने का जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारा इस साइड है। तो इन दोनों का वैल्यू हमारा सेम होगा और इन दोनों का भी वैल्यू हमारा सेम होगा। देखिए ए एक्स का मान ए कॉस थीटा हो गया, ए वाई का मान ए साइन थीटा हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब आप यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए LHS का वर्ग करके हम लोग अलग साइड जोड़ेंगे और RHS का वर्ग करके हम लोग अलग साइड जोड़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है ए एक्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर और यहाँ देख रहे हैं क्या है ए वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए वाई का स्क्वायर। और इधर देख रहे हैं क्या है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के स्क्वायर ए साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर ऊपर ए वाई का यहाँ स्क्वायर और देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। मैंने सिर्फ इस स्क्वायर को इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो अब देखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई यहाँ पर स्क्वायर, अब देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ ए स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसके जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए टोटल जो हमारा आएगा रिजल्ट ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए
वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका मान हो गया 1, तो यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इस साइड बचा है ए एक्स स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स का यहाँ पर स्क्वायर और ए वाई का यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए यह जो फॉर्मूला है आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि यदि आप किसी भी सदिश को दो भाग में तोड़ते हैं और उन दोनों भाग का आपको परिमाण निकालना है उस सदिश के बराबर की, यानी मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ा है तो आखिर उसका परिमाण निकालेंगे तो उस सदिश के बराबर कैसे आएगा, तो आप इस फार्मूला के द्वारा निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं इसी फार्मूला से, यानी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ जाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देगा वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे आपको देगा 2i कैप प्लस 3j कैप का परिमाण निकालें। तो देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप का परिमाण निकाले, या तो आपको परिमाण निकालने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बोल देगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर यहीं पर एक लैंग्वेज बोल देगा, ऐसे दे देगा, मोड लगा देगा और वेक्टर ए का ऐसे पूछ सकता है, या तो परिमाण बोलेगा या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए अब निकालेंगे कैसे, वेक्टर ए का मोड निकालेंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम लोगों से परिमाण पूछा है, परिमाण इस लैंग्वेज में पूछे या इस लैंग्वेज में पूछे, आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है, परिमाण ही पूछ रहा है। देखिए निकालेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जो आपको फार्मूला लिखवाया वो फार्मूला क्या था, तो आप यहाँ फार्मूला ध्यान से देखिए, मैंने लिखवाया कि ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यदि आप किसी सदिश को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो उसका परिणामी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वह यही होता है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए एक्स कहने का मतलब है कि वह एक्स अक्ष पर उस सदिश को कितना तोड़ा गया है। तो देखिए जो आई कैप है, आई कैप एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताता है, तो आई पे कितना तोड़ा गया है 2, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखें जे, और जो जेड कैप है वह आई एक्स वह वाई अक्ष का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो देखिए इसमें कितना तोड़ा गया है, 3 तोड़ा गया है, तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 9 4 कितना हो गया 13। यानी जो इस सदिश को आपको x अक्ष और y अक्ष पे तोड़ा गया था, इस सदिश का परिमाण कितना आएगा, √13 आएगा। इसी की तरह आप एक और क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर b है, यहाँ √3i कैप प्लस j कैप ऐसे आपको देता है, और इसका आप लोगों से परिमाण पूछ देता है कि परिमाण कैसे निकलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर b का मोड लगा दीजिए। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर परिमाण निकालना है, यदि किसी भी सदिश को 2 पार्ट में तोड़ देता है या 3 पार्ट में तोड़ देता है, तोड़ने का मतलब है क्या, तो 2D में तोड़ेगा या तो 3D में तोड़ेगा। वह 2D या 3D जितने भी पार्ट में तोड़ता है, तो वह जितने भी पार्ट में तोड़ता है उन पार्ट का आप स्क्वायर करके रूट चढ़ा लीजिएगा, और जितना आपको आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए आई पे कितना तोड़ा गया है, √3, तो आप यहाँ √3 का स्क्वायर कीजिए प्लस जेड अक्ष पे कितना तोड़ा गया है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए 3 1 कितना हो गया 4,
और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यानी जो यह बी जो वेक्टर था हमारा, जो आई एक्स पे इतना और जेड अक्ष पे इतना जे कैप पे इतना तोड़ा गया था, तो जो इस सदिश का परिमाण आएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो आप इसी तरह और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मिलेंगे और इसके नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन